तो हमारा अब ये तीसरा चैप्टर है संस्कृत का, जिसका नाम है आलस कथा। ठीक है, इससे पहले हम 2 चैप्टर का वीडियोस देख चुके हैं, जान चुके हैं उस चैप्टर के बारे में। आपको भी टॉप करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, ध्यान से देखिएगा, पूरा आपको समझाएंगे। ठीक है, पहले हम अर्थ जानने वाले हैं, फिर इसके बाद हम इसका प्रश्न उत्तर हिंदी वाला प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में 16 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 100 नंबर का तैयारी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आलस कथा, नाम ही है आलस कथा, तो कुछ परिचय जान लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, देखिए पाठ का परिचय। यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित, यह आलस कथा का लेखक कौन है? विद्यापति। ऑब्जेक्टिव आपका हो गया एगो। पुरुष परीक्षा से संकलित एक शिक्षाप्रद लघु कथा है। अब आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, किताब से ली गई है, जो एक लघु कथा है। लघु कथा शिक्षाप्रद, शिक्षाप्रद का मतलब हुआ कि जिससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ठ और संस्कृत तीनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी थी। विद्यापति 3 भाषा के ज्ञानी थे, मैथिली, अवहट्ठ और संस्कृत। अभी हम इनके संस्कृत की रचना को जानने वाले हैं। मुख्य परीक्षा धर्म, धन और काम से संबंधित कई मनोरंजक कहानियां पेश करती है। अब देखिए, इनकी जो ये पुस्तकें हैं, इसमें मुख्य रूप से परीक्षा, धर्म, धन, काम इत्यादि इसी से संबंधित बहुत सारे मज़ेदार मनोरंजक कहानियां भी लिखे हैं, जो हमें नॉलेज देती है। देखिए, आलसी कहानी लोगों को आलस्य पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अब ये देखिए, ये जो कहानी है, इससे हमको समझ आएगा कि आलस हमको नहीं करना चाहिए, हम आलस पर काबू कर पाएंगे तो हमें कुछ पॉजिटिव नॉलेज मिलेगा। इस पाठ में हमें संसार की विचित्र गतिविधियों से भी परिचित कराया जाता है। और इस पाठ में आप जानिएगा कि संसार मतलब लोगों की क्या गतिविधियाँ होती है, कैसे लोग का सोच होता है, कैसा मनोभाव होता है। ठीक है, देखिए आलस्य, सबसे पहले हम समझते हैं कि आलस्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आलस्य का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आलस्य का अर्थ है व्यर्थ का आलस्य, मतलब बेकार का आलस्य। आलसी व्यक्ति जीवन में सक्रिय नहीं रहता। सक्रिय का मतलब समझ रहे हैं, कोई काम के लिए उसका कोई सक्रियता नहीं रहना, आराम से कहीं पड़े है तो पड़े रहना, बैठे तो बैठे रहना। ठीक है, सोचते रहते हैं बड़ी बड़ी बात, लेकिन सक्रियता नहीं दिखाते हैं, और अपना काम समय पर नहीं करता। जैसे कि आप लोग विद्यार्थी हो, पढ़ते होइएगा, तो आपका रोज़ का होमवर्क मिलता होगा, तो जो रोज़ होमवर्क पूरा करते हैं वो क्लास में इंटेलिजेंट भी रहते हैं, अच्छे रिजल्ट भी लाते हैं। लेकिन देखिएगा कुछ बच्चे क्या होते हैं, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और सोचते सोचते कभी करते ही नहीं है। ठीक है, ऐसे लोग काम से बचने या दूसरों से अपना काम कराने के बहाने ढूंढते हैं, और ऐसे लोग जो काम से बचना चाहते हैं, दूसरे लोगों से अपना काम करवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही आलसी कहते हैं। ठीक है, आ गया आपका चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, एकदम गौर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अयम पाठा विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा इति नामक अस्य अंश विशेषो वर्तते। अब समझिएगा, पढ़ना भी सीखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्या बोला गया, अयम पाठा, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति की कहानी, कथा ग्रंथस्य पुस्तक, पुरुष परीक्षा इति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। मतलब यह पाठ विद्यापति की कहानी, पुस्तक, पुरुष परीक्षा इति एक विशेष अंश है, पुरुष परीक्षा इति का अंश है, पुरुष परीक्षा से ही यह कहानी लिया गया है, उसी का अंश है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मानव गुणानाम महत्तम वर्ण्यति। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में, आसान संस्कृत भाषा में एक कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है। मानव के जो अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, उनके जो महत्व होते हैं, उनकी वर्णन आलस कथा करती है। दोषानाम च निराकरणाय शिक्षाम ददाति, और दोषों को दूर करने की शिक्षा देती है। दोष का मतलब वो अवगुण। आलस कथा या इस प्रकार के पुरुष परीक्षा नामक जो इनका ग्रंथ है, इसमें मानव के अलग अलग गुण की चर्चा की गई है, तथा आप में जो अवगुण है उसको दूर करने के उपाय भी बताए गए। ठीक है, विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। अब यहाँ पर समझना है कि विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। लोकप्रिय कौन से कवि थे? मैथिली कवि थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे।
विद्यापति संस्कृत कई ग्रंथों की रचना की थी, बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों की। उनकी विशेषता संस्कृत विषय में भी बहुत है। अब होता है ना कि आप हिंदी पढ़ने में भी तेज हो, संस्कृत पढ़ने में भी तेज हो और इंग्लिश पढ़ने में भी तेज हो, तीनों में तेज हो, लेकिन किसी एक में आपकी विशेष रुचि होगी, उसमें आप बहुत ज़्यादा काम कर पाइएगा। तो ये विद्यापति जी जो थे विशेष करके संस्कृत विषय में उनको बहुत रुचि थी। ठीक है। प्रस्तुत पाठ है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपण व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुता विद्यते। अब यहाँ पर समझिए क्या बोला, प्रस्तुत पाठ है आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपण व्यंग्यात्मक आत्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। अब प्रस्तुत पाठ में, इस पाठ में आलस्य नामक बुराई का वर्णन करते हुए, आलस्य नामक बुराई का वर्णन करते हुए एक व्यंग्यात्मक कहानी प्रस्तुत करता। व्यंग्यात्मक कहानी का मतलब क्या, इसमें व्यंग किया गया, बुराई के बारे में टिप्पणी की गई है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरम मन्यते। जो नीति निर्माता हैं, जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, आलस्य को शत्रु मानते हैं, दुश्मन मानते हैं, जो हमारे अंदर छुपकर हम ही को क्या कर देता है, नष्ट करता है, धीरे धीरे हमें ही बर्बाद कर देता है, हमारी आदत को खराब कर देता है। देखिए अब आपका शुरू हो रहा है चैप्टर, वो भी चैप्टर ही था, मतलब मुख्य कहानी शुरू हो रहा है। देखिए, मिथिला देशे वीरेश्वर नाम मंत्री आसित। अब ये पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, तो मिथिला में वीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। मिथिला में कौन थे, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री थे। सह स्वभावतः उदारः दयालुवः च सर्वेषां दीनानां अनाथानां च नित्यं भोजनं ददाति अनंतरे आलस्य भयः अनं वस्त्रम च ददाति। अब इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि वह स्वभाव से उदार और दयालु है। वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है, उदार है और वे दयालु व्यक्ति हैं, और सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देते हैं। जो भी गरीब लोग हैं, जो अनाथ हैं, उनको भोजन देने का काम करते हैं। ठीक है। अतरम वस्त्रम च ददाति। इस दौरान वह आलसियों को खाना और कपड़े देते हैं। अब देखिए, गरीब लोग को ये दयालु स्वभाव के थे, तो प्रतिदिन अनाथ को भोजन देते थे, और इसी दौरान जो आलसी लोग हैं उनको भी खाना और कपड़े देते थे। कौन, वीरेश्वर जो मंत्री थे। ध्यान दीजिएगा, यतः, यतः का अर्थ होगा क्योंकि, या ऐसा कहा गया है। अब समझिएगा, ये दोहा है, आपके बुक में है, कभी कभार व्याख्या करने को पूछ देता है, तो समझिएगा तो जवाब दे पाइएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए जल्दी आप लोग, ताकि एग्जाम के टाइम में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिले। देखिए, निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। निर्गति नाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुम जठरेण अपि वहीन न। अब यह मतलब हुआ कि दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसियों का होता है। मतलब आलसी से ज्यादा दुखी मनुष्य कोई नहीं हो सकता। तो दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। निर्गतिनाम च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। इसका अर्थ हुआ कि दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का होता है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है, लेकिन कोई काम नहीं करना है। आलस लोग का मुख्य, आलसी लोगों का मुख्य सिद्धांत क्या है, भूखे रह जाएंगे परंतु कोई भी काम नहीं करेंगे। यही इनका मुख्य स्थान मतलब सिद्धांत रहता है। ठीक है। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं, किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते। मतलब भूख को सह लेंगे, दर्द को सह लेंगे, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे। ऐसे ही लोग आलसी हैं। अगर आप लोगों में कोई ऐसा करता है तो आज से सुधर जाइए, तभी आप अच्छे नंबर ला पाइएगा, टॉप कर पाइएगा। ठीक है। देखिए, ततो आलस पुरुषानाम तत्रे इष्ट लाभम श्रुत्वा। ध्यान दीजिएगा, ततो आलस पुरुषानाम तत्र इष्ट लाभम श्रुत्वा बहवा वस्तु आनंद परि मिर्जा अस्त्रम वर्तुलाभि भुवो यतः। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। क्योंकि अब यहाँ पर समझिएगा क्या कर रहे हैं। कभी अब वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे वो क्या करते थे, वो आलसियों को भोजन और कपड़े देते थे। तो आलसियों को भोजन और कपड़ा मिलता है, ऐसा सुनकर बहुत से लोग जिसके तोंद बढ़े हो, बहुत ज़्यादा भूखे हो, मतलब एक तरह से समझ लीजिए जो आलसी है भी नहीं, वो भी अपने अपने तोंद लेकर के वहाँ पर फायदा लेने के लिए जमा हो गए। क्योंकि ध्यान दीजिए, ये भी दोहा है आपका, उसमें कहा गया है, इसका अर्थ समझिएगा। स्थिति स्वकर्य मोलाही सर्वेषाम अपि सहन्ते। मतलब स्थिति स्वकर्य मोलाही सर्वेषाम अपि सहन्ते स्वजातीनां सुखम दृष्टवा केन धावन्ति जंतवा।
अब इसका अर्थ समझते हैं कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर, अच्छी स्थिति को, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। सब चाहते हैं ना कि हमको भी सुविधा मिले, आप भी चाहते हो कि हमको भी वो सुविधा मिले। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता हो। अब यहाँ पर जाति का मतलब ये गांव वाला जाति नहीं, ठीक है। जाति हुआ वर्ग, जैसे हम मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, तो मनुष्य का जाति हो गया, ठीक है। तो कौन से जाति के लोग नहीं चाहते हैं कि अपने जाति का सुख देखकर कि उसको भी लाभ मिले। जैसे कि मान लीजिए आपके गांव में किसी को कोई योजना का लाभ मिल रहा है, तो जो व्यक्ति उस योजना के लायक भी नहीं है, मतलब उसके पास अपार धन पैसा है, फिर भी क्या करता है, उस योजना का लाभ लेने पहुंच जाते हैं। अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होते हैं, दौड़ते हैं कि हमें भी वह सुख प्राप्त हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा धूर्ता अपि कीर्तिम आलस्यम दरस्तवा भोज्यम गृह्यन्ति। अब मतलब हुआ इसका कि बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करते थे। अब आलस्य का जो सुख देखा, आलसी व्यक्ति को भाई भोजन मिल रहा है, बैठे हुए खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, मजा से पड़ा हुआ है। बताइए, इतना सुख देखकर बहुत सारे लोग कपटी आलसी बन गए। कपटी या बनावटी धूर्त लोग, मतलब वो भी अपने आप को आलसी दिखाने लगे। आपको पता ही है, जहां पर फायदा होता है वहां पर तो लोग एकदम फायदा लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार। अब यहां पर क्या हो रहा है समझिएगा। तद अनंतरम आलस्यशालायां बहुद्रव्यम दृष्टवा तनयोगी पुरुषः प्रामिष्ट्रम। अब यहाँ पर क्या हुआ, आलस्यशालायां मतलब जहाँ पर आलसी लोग रहते थे। इस बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया। अब जो तनयोगी पुरुष थे, राज वहाँ जो मंत्री थे, मंत्री के जो भी अपने सदस्य थे जो वो रखे हुए थे, वो सब देखे कि आलस्यशाला में बहुत खर्चा हो रहा है, आलसी को खिलाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि कपड़ा खाना तो फ्री में मिलेगा नहीं, तो उसको करने में बहुत खर्चा हो रहा है। इसलिए वे लोग प्रामिष्ट किए, ठीक है, कि यद अक्षम बुद्धिया करुणया केवलम आलस्य भया स्वामी ही वस्तुनि दाप्यति कपटेना आलसा अपि गृह्यन्ति इत्यस्माकम प्रमादः। अब यहाँ पर इसका मतलब होगा कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुएं दी जाती है। मतलब वीरेश्वर मंत्री जो है कि ये नौकर हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धि से हीन व्यक्ति द्वारा, मतलब जो आलसी है उसी के लिए सिर्फ भोजन कपड़ा है, लेकिन कपट से आलस्यहीन भी वस्तुएं पाते हैं, यह हमारा आलस्य है। मतलब कि कपटी लोग भी बनावटी आलस बनकर हमसे भोजन कपड़ा लूट कर ले जाते हैं, मतलब बेकार, जिसको जरूरी नहीं है वो भी लेते हैं। तो यह हमारा आलसी है कि हम ऐसे लोगों को खदेरे, उसको नहीं चुने। मतलब समझिएगा कि कपटी लोग अगर हम लोग से ठग करके भोजन ले जाते हैं तो भाई हम लोग भी तो आलसी हैं, हम उस कपटी लोग को क्यों नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे है, यदि भवती तद आलस पुरुषा नाम परीक्षाम कुर्मः। अब यहाँ पर बोल रहा है, इसलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए। मतलब जो सचो का आलसी है कि झूठा आलसी है, जांच करेंगे भाई, पकड़ा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इति परामर्श्य प्रसुप्तेषु आलस्यशालायां तनयोगी पुरुषः वहीं दाप्यत्वा निरूप्याम आसु। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ऐसा विचार कर सोए अवस्था में, जब आलसी सब सोए हुए थे, आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। अब आलस्यशाला में क्या कर दिया, आग लगा दिया गया, जहाँ पर सभी आलसी सोए थे, परीक्षा लेने के लिए, ना कि उनको जलाने के लिए, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ततो गृह लग्नम प्रवृद्धिम अग्निम दृष्टवा धूर्ता सर्वे पाल्यता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते देखकर, अब इसके बाद घर में जो आग लगी थी उस आग को बढ़ते देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए, क्योंकि जो आलसी असली आलसी होंगे तो भाई परे होंगे, कोई टेंशन नहीं, लेकिन नकली आलसी जो था उसको तो डर लगा, भाई जल जाएंगे, एकदम बुरा बस्ता लिया, भाग गया, ठीक है। अब देखिए, पश्चाद अपि आलसा अपि पाल्यता। अब यहाँ पर बोल रहा है, इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, आग को देखा, जो आलसी था भाई वो भी भाग गया। अब देख लीजिए, जान बचाने के लिए। चत्वारा पुरुषस्त्रैव सुप्तः परस्परम आल्पति। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 4 व्यक्ति वहीं सोए थे, लेकिन सब भागा, 4 को व्यक्ति नहीं भागा, वहीं सोए थे तथा परस्पर बात कर रहे थे। अब समझिए कि वो 4 व्यक्ति कैसे व्यक्ति थे कि वो भागे नहीं, बल्कि एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। तो अब सोच सकते हैं कि वे कैसे व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 गो आलसी क्या हुआ, सोए रह गए। अब सोचिए कितना आलसी होगा। एकेन वस्त्र वृत्त मुखेन उक्तम अहो कथ्यम कोलाहल। पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, मुंह कपड़े से क्या कर रहा है, मुंह कपड़े से ढका हुआ है, और बोला कि अहो कथ्यम कोलाहल, कि
अरे हल्ला कैसा, ये कैसा हल्ला है, जो आग लगा होगा तो सब हल्ला कर रहा होगा कि आग लगी है दौड़िए, तो समझ सकते हैं अरे ये कथ्यम कोलाहल, कैसा हल्ला है। द्वितीयेन उक्तम तर्कयते यद्यस्मिन् गृहे अग्निलग्नो अस्ति। अब दूसरे ने कहा, पहला तो कहा कि अरे कैसा हल्ला है, दूसरा कहता है लगता है कि इस घर में आग लग गई। अब सोचिए आग लगी हुई है, कितनी आराम से बात कर रही है वो लोग कि लगता है कि इस घर में आग लग गई। तृतीयन उक्तम कोअपि तथा धार्मिको नास्ति, मतलब कि तीसरे ने कहा कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है धर्म को मानने वाला। या इदानीम जलाद्रव्य शोभिया कटेवान आसमान प्रावृणोति, मतलब कि कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे, मतलब पानी से भीगे कंबल को भिगा करके हमको ढक दे ताकि हम आग से बच जाए। कोई भी ऐसा धार्मिक पुरुष नहीं है। सोचिए कैसा आलसी, कितना खतरनाक आलसी होंगे। ठीक है, चतुर्थ नोक्तम, अब चतुर्थ और खतरनाक बात बोलता है, क्या बोलता है, अये वचाला कति वचनानी वक्तुम शकुंथो तुसनी कथम न तिष्ठत। अब तीसरा चौथा क्या कहता है कि अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुप क्यों नहीं रहते हो। बेचारे को परेशानी हो रहा है, अरे वचाला कितनी बातें करते हो, चुप नहीं रह जाता। चौथे की वाणी है, तो सोचिए चौथा चारों कितना खतरनाक आलसी होगा। ठीक है, आप लोगों में कौन खतरनाक आलसी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तत् चतुर्ना अपि तेषाम एव परस्पर अलापम श्रुत्वा वहिना च प्रावृद्धम आसाम पुरी पतियस्तम दृष्ट्वा नियोगी पुरुषे आवर्धवेन चत्वारो अलसः केशाव वाकृस्य गृहीत्वा गृहाद बहिर्गृहीतः। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, तब चारों की आपसी बात सुनकर, चारों जब बात कर रहे थे तो चारों की आपसी बात सुनकर और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा फैल गया था, नियोगी पुरुष उसकी मृत्यु होने की भय से चारों आलसी को बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। अब नियोगी पुरुष जो है उस आलस, सोचा कि अब आग तो बढ़ गया, अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो चारों मर जाएगा, इसलिए उसका केस पकड़ करके उस सबको खींच करके बाहर निकाले नियोगी पुरुष। अब देखिए पश्चात आलोक्यम तनियोगी भी पठितम, उसके बाद देखिए तब उन्हें इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष द्वारा कहा गया। नियोगी पुरुष द्वारा देखिए किस वाणी का यूज किया गया कि पतिरेव गति स्त्रिया नाम, ध्यान दीजिए, पतिरेव गति स्त्री नाम बालानाम जननी गतिया, मतलब स्त्रियों का रक्षक पति होता है, स्त्री का रक्षक उसका पति होता है। बालानाम जननी गति, बच्चों का रक्षक माँ होती है। न अलसा नाम गति ही काचिल्लोके है करुणिकम बिना। अब इसका मतलब हुआ लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा, जो दया करते हैं, के अलावा संसार में और कोई नहीं होता। आलस्यों के का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में कोई नहीं होता। ध्यान दीजिए, पश्चातेषु चतुर्थ आलसेषु ततो अप्यधिकतरम वस्तुम मंत्री दाप्यमासा। अब यहाँ पर देखिए, और बाद में उन चारों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। पहले तो कम दिया जाता था लेकिन सब भाग गया, बेकार के लोग जो थे, तो 4 गो आलसी बचे थे, 4 गो आलसी बचे थे, तो उन चारों आलसी को पहले से अधिक वस्तु, अधिक खाना, अधिक कपड़ा दिया जाने लगा। ठीक है, आपका ये पाठ खत्म होता है अर्थ वाला। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर, और आपको ध्यान देना, इससे पक्का पूछा जाएगा, पक्का गारंटी। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन है आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। 2011 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा, 2015 के वार्षिक एग्जाम में पूछा, 2020 के वार्षिक एग्जाम में पूछा। अथवा आलस कथा पाठ के लेखक कौन है और उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, दूसरे तरीका से 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा। तो ध्यान दीजिए, देखिए मैथिली कवि विद्यापति द्वारा लिखित आलस कथा में आलसी लोगों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि दयालु लोगों के बिना उनका भरण पोषण संभव नहीं है। दयालु लोगों के बिना आलस का भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी व्यक्ति काम नहीं करते। ऐसी स्थिति में कोई दयालु व्यक्ति ही उनके लिए व्यवस्था कर सकता है आलसी के लिए। इस प्रकार वे आत्मनिर्भर होने के बजाय दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अब देखिए, आलसी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। आलस्य शत्रु है, इससे दूर रहना चाहिए। आलस्य क्या है, हमारा दुश्मन है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, आलसी खाने के कर्मचारियों ने आलसी लोगों की परीक्षा क्यों ली। 2020 के एनुअल में पूछा गया है। देखिए,
तो कई बनावटी रूप से आलसी लोगों को आलसी खाने में भोजन और कपड़े मिल रहे। आलसशाला जहाँ पर आलसी लोग रहते थे तो कुछ बनावटी लोग भी थे जो फ्री में एकदम मजे में भोजन खा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, जिससे आलसी खाने का खर्चा बढ़ गया। अब इससे आलसशाला में क्या हुआ, खर्चा बढ़ गया। खर्चा अधिक देखकर वहाँ के कर्मचारियों ने आलसी लोगों का परीक्षण किया ताकि असली और नकली में फर्क किया जा सके। आलसशाला के कार्यकर्ताओं ने आलसी लोगों को आग से कैसे और क्यों बचाया, 2020 के एनुअल में पूछा है, देख लीजिए। अब देखिए, लोग बनावटी रूप से आलसी हो गए थे, बनावटी दिखावटी आलसी, और आलसी घरों में भोजन और कपड़े लेने लगे, और घर में भोजन और कपड़ा लेने लगा। तभी वहाँ मौजूद मजदूरों ने, जो कर्मचारी थे, गोदाम में आग लगा दी जांच करने के लिए। वहाँ आग लगी देखकर नकली आलसी तो भाग गए, नकली का आलसी भाग गए, लेकिन चारों आलसी वहीं सोए रहे जो वास्तविक का आलसी था। शोर के बावजूद चारों आलसी लोग नींद में बातें कर रहे थे। इतना हल्ला हो रहा था कि आग लगा, जान बचाओ, भागो, फिर भी चारों आलसी हल्ला कर रहा, सोए हुए था, बातचीत कर रहा था। वहाँ मौजूद मजदूरों को लगा कि अगर उन्हें बाहर नहीं निकाला गया तो वे जल जाएंगे। अतः आलसी लोगों के घर के नौकरों ने उन चारों आलसी लोगों को बाल पकड़कर बाहर निकाला। तो वहाँ के जो लोग कर्मचारी थे बाल पकड़कर बाहर निकाल दिए। अगला है आलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ, 2018 के एनुअल में पूछा गया है। देखिए, जब आलसशाला में आग लगी तो सभी कृत्रिम आलसी भाग गए, बनावटी दिखावटी आलसी भाग गए, लेकिन 4 आलसी लोग सोए रहे और आपस में बातें करते रहे। परंतु 4 गो आलसी सोए हुए आपस में बात कर रहे थे। बढ़ते आग को देखकर, जब आग बढ़ रहा था तो नियोगी पुरुष को दया आ गई। जो नियोगी पुरुष है उसको दया आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें बाहर न निकाला जाए, मतलब आलसियों को बाहर न निकाला जाए, तो वे जल जाएंगे। फिर उन्होंने चारों आलसी लोगों को बाल पकड़कर बाहर खींच लिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपका अगला प्रश्न है, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था? मिथिला राज्य के मंत्री का नाम क्या था? उन्होंने कृत्रिम आलसी व्यक्तियों का परीक्षण कैसे किया और घर में आग लगी देखकर कितने आलसी लोग जीवित बचे? 2016 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी व्यक्ति का परीक्षण किया जो बनावटी आलसी थे। ठीक है, आग से घर जलता देख चारों आलसियों को बचा लिया गया। आग से घर जल रहा था तो आलसी भी मर जाते, इसीलिए चारों आलसी को बचा लिया गया। अब छठा प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखें। पाठ आप पढ़े हैं उसी के आधार पर बताइए। तो उत्तर होगा विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। विद्यापति एक महान मैथिली कवि और लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक लिखी, पुरुष परीक्षा नामक किताब की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखी गई पुरुष परीक्षा कथात्मक रूप में कई मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है। मानव के अंदर कई गुण होते हैं, अब गुण नहीं, गुण, उसका वर्णन करती है और बुराइयों पर काबू पाने के निर्देश देती है। मतलब बुराई पर किस प्रकार से काबू पाया जा सकता है ये भी निर्देश देती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे, लोकप्रिय प्रसिद्ध। वह संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे, संस्कृत ग्रंथ के लेखक। वे मैथिली विषय के साथ साथ संस्कृत विषय में भी बहुत प्रसिद्ध थे। मैथिली के साथ साथ संस्कृत विषय में विद्यापति प्रसिद्ध थे। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखिए। 2018 के एनुअल में पूछा गया था, चारों आलसी जो बातचीत कर रहा है उसको अपने शब्दों में लिखिए। तो चारों आलसी व्यक्ति निश्चित ही अपने आलस्य को सिद्ध कर रहे थे कि सच्चे में हम आलसी हैं। देखिए, एक ने मुंह दबाकर कहा, अरे यह कैसी आवाज है? दूसरे ने कहा, मालूम होता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी में भीगे कपड़ों से अपना शरीर ढक दे, हम लोगों का शरीर ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक क्यों करता है, कितनी बात करते हो तुम, चुप क्यों नहीं रहते हो? तो अपने भाषा में चारों की आप वार्तालाप को लिख सकते हैं। 2018 के एनुअल में पूछा गया 8वां प्रश्न, किनकी क्या गतियां होती है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करिए। आपको दोहा बताए थे ना, वही का आंसर है। देखिए, विद्यापति द्वारा लिखित पुस्तक आलस कथा में गति के बारे में बताया गया है। देखिए, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। स्त्रियों का मार्ग पति, रास्ता पति होता है, संतानों का अर्थात बच्चों का रास्ता माता, और आलसी लोगों का रास्ता करुणा, दया। अगर कोई दया करेगा तभी तो आलसी लोग बचेगा। यानी महिलाओं की जीवन शैली उनके पति पर निर्भर करती है। माँ बच्चों की जान होती है, क्योंकि बच्चा देखिए माँ के बिना रह नहीं पाता है। आलसी व्यक्ति की जीवन दयालु लोगों पर निर्भर करती है। अगर दयालु लोग नहीं रहेगा तो आलसी व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, आलस कथा पाठ कहानी का 5 वाक्यों में प्रस्तुत करें। तो ध्यान से देख लीजिए, यह पाठ विद्यापति द्वारा लिखित
पुरुष परीक्षा नामक कहानी पुस्तक से संकलित है, लिया गया है। एक उपदेशात्मक लघु कथा है, उपदेश देता है, लघु मतलब छोटा कथा। विद्यापति ने मैथिली, अबहट्ट और संस्कृत तीनों भाषाओं में पुस्तकें लिखी थी, तीनों भाषा में। पुरुष परीक्षा में धर्म, धन, काम आदि विषयों से संबंधित अनेक मनोरंजक कहानियां दी गई। ठीक है, पुरुष परीक्षा में धर्म, धन, काम अलग अलग विषय से संबंधित मनोरंजक, मन को रंजन करने वाली कहानियां दी गई। आलस कथा में आलस्य को दूर करने की प्रेरणा दी गई कि आलस को दूर करिए। यह पाठ संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय देती है कि संसार की कैसी गति है। तो आज के इस वीडियो में आपका ये तीसरा चैप्टर आलस कथा खत्म हुआ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, उस मित्र को शेयर कीजिए जिसको अभी तक ये वीडियो नहीं मिला है। आप प्रश्नोत्तर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, चलिए एक एक करके लेते रहिए, हम आपको सभी का प्रश्नोत्तर ध्यान से दिखा देते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला वीडियो देख लीजिए, ये चौथा वीडियो मिल जाए। ठीक है, देखिए ये आपका 9वां प्रश्न है, स्क्रीनशॉट कीजिए। 8वां प्रश्न, 7वां वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट किया कीजिए। 6ठा प्रश्न, 5वां प्रश्न, चौथा, तीसरा, दूसरा, और ये आपका प्रथम और VVI प्रश्न। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।